हेलो बच्चों, देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ। हमने जो ये उड़ीसा का जो प्रीवियस पेपर था 2024 वाला ना, तो इसको हमने ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने इसको हमने 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था ना, तो इसके 10 क्वेश्चन करके हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने इसके कई वीडियोस बना दी, तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है OSSC फार्मासिस्ट एग्जाम 2026 है ना, तो उसके नाम से। तो वहाँ पर इसके सारे वीडियोस अवेलेबल है। ओके, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ जिनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपका जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रह जाएंगे उड़ीसा में। बाकी और भी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अगर आपको उड़ीसा के लिए क्रैश कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अभी देखो इसके क्वेश्चन। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है। ओके, कंसल्टेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, रिहैबिलिटेशन सर्विस। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखो इस तरीके से हैं कि भाई ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नो टू, है ना। तो ये जो पेपर था ना, इसमें हमारे इस तरीके से ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस बने हुए थे। तो देखो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में दोनों ही ये सभी इंक्लूड है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बोथ वन एंड टू। नहीं सर, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट्स एंड मेंटेनिंग बैलेंस एंड पोस्चर, है ना। तो बैलेंस के लिए आप लोगों ने सेरिबैलम पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो रिस्पॉन्सिबल है, कोऑर्डिनेट करता है वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट्स को, मेंटेन करता है बैलेंस एंड पोस्चर, दिस इज सेरिबैलम। ओके, देखो सेरिब्रम जो होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इसका कई बार क्वेश्चन बनता है, लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का कौन सा है, सेरिब्रम। थिंकिंग के लिए, जैसे कि हम सोच सोच के अपने आंसर्स दे रहे हैं, तो इसके लिए हमारा सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है। सेरिबैलम पोस्चर एंड बैलेंस के लिए सेरिबैलम इंपॉर्टेंट है। मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगाटा, है ना। तो मेडुला में हमारे वाइटल सेंटर्स प्रेजेंट है। जैसे कि आप पूछे तुमसे कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहाँ पर है मेडुला में, रेस्पिरेटरी सेंटर, वैसोमोटोर सेंटर, है ना। ये सब वाइटल सेंटर्स हमारे मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। हाइपोथैलेमस, है ना। तो जैसे कि थर्स्ट, है ना, प्यास लगती है तुम्हें, तो इसके लिए सेंटर है हमारा हाइपोथैलेमस में। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया बैलेंस के लिए हमारा सेरिबैलम, हम लोग याद रखेंगे ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ जॉइंट अलो फॉर द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन। कौन से टाइप के जॉइंट होते हैं ये आपने बताना है जहाँ पर ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन है। क्या हिंज जॉइंट, पिवोट, बैलेंस सॉकेट, सैडल, सारे के सारे हमारे साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। साइनोवियल जॉइंट्स जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, है ना। हमारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। उसमें हमारा हिंज जॉइंट आता है ना। हिंज जॉइंट जैसे कि आपके नीज़ में, है ना, हिंज जॉइंट होता है। पिवोट, बैलेंस सॉकेट जैसे कि शोल्डर में, है ना। हिप जॉइंट बैलेंस सॉकेट का एग्जांपल है। और सैडल थंब में होता है ना। कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब, ये सैडल जॉइंट का एग्जांपल है। तो ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा बैलेंस सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर विच प्रोटीन इन स्केलेटल मसल बाइंड, है ना। कौन सा प्रोटीन स्केलेटल मसल्स में जो बाइंड करता है कैल्शियम आयन से और इनिशिएट करेगा मसल का कॉन्ट्रैक्शन, है ना। कैल्शियम आयन से बाइंड करेगा और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है कि ट्रोपोनिन। तो ये ट्रोपोनिन होता है बच्चों। ट्रोपोनिन प्रोटीन जो होता है वो बाइंड करेगा कैल्शियम आयन से और मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। कह रहे व्हेन कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन से, जिससे क्या होता है बच्चों, कन्फर्मेशन चेंज होता है ना। दैट अलो मायोसिन टू इंटरेक्ट विद एक्टिन एंड इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नहीं सर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऐसे नोड इन द हार्ट। देखो भाई ऐसे नोड क्या होता है, ऐसे नोड जो होता है भाई पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है। क्या बोलते हैं उसको, पेस मेकर ऑफ द हार्ट कौन होता है हमारा, ऐसे नोड होता है। तो भाई क्या है, इम्पल्स जनरेट करने का काम होता है इसका। ठीक है, तो कह रहे पंपिंग ब्लड इनटू ओटा, जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, क्लोजिंग द हार्ट वाल्व्स। तो इसका काम क्या है भाई, इम्पल्स जनरेट करना, जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। देखिए पेस मेकर होता है हमारा ऐसे नोड, है ना। ये स्पॉन्टेनियसली जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस एट ए रेगुलर रेट। ओके, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है भाई, हार्ट में। जो आपका राइट एट्रियम होता है वहाँ पर ये सिचुएटेड होता है, अपर राइट एट्रियम में। ओके, और ये क्या करता है, ये इम्पल्स जनरेट करता है ऐसे नोड। ये इम्पल्स ट्रैवल करती है थ्रू द हार्ट्स कंडक्शन सिस्टम कोजिंग एट्रियम एंड देन वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए
विच कंडीशन इन्वॉल्व द प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ मोटोर न्यूरॉन्स, है ना। कौन सा कंडीशन में है जिसमें क्या होता है, मोटोर न्यूरॉन्स का प्रोग्रेसिव डिजनरेशन हो रहा है, लीडिंग टू मसल वीकनेस एंड एट्रोफी। तो कह रहे मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, मायस्थीनिया ग्रेविस में होता है, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस या मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो ये जो है मोटोर न्यूरॉन्स का प्रोग्रेसिव डिजनरेशन है, जिससे कि मसल वीकनेस और एट्रोफी हो जाएगा। दिस इज ऑप्शन 3 जो हमारा करेक्ट है, ALS। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस होता है, ALS। ओके, तो कह रहे ALS जो है एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इसको हम लो गैरिंग डिजीज़ भी कहते हैं। ये मोटोर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, कोजिंग ग्रेजुअल मसल वीकनेस हो जाएगा और पैरालिसिस ड्यू टू देयर डिजनरेशन। ओके, बाकी जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है वो उसमें क्या होता है बच्चों, प्राइमरली अफेक्ट द माइलिन शीथ अराउंड नर्व्स के अराउंड। जो माइलिन शीथ होती है बच्चों CNS में, जो हमारे नर्व्स होते हैं उनके अराउंड जो माइलिन शीथ है वो अफेक्ट होती है, जिससे क्या होता है, लीडिंग टू वेरियस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इंक्लूडिंग वीकनेस। ओके, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होता है एक जेनेटिक कंडीशन होता है जिसमें प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस और एट्रोफी होता है। और मायस्थीनिया ग्रेविस हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें डिसरप्ट हो जाता है कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स एंड द मसल्स, कोजिंग मसल वीकनेस। ओके, नेक्स्ट बच्चों, द फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज बेंजोडायजेपिन ट्रांसक्लाइजर। बेंजोडायजेपिन्स में कौन सा ड्रग आएगा, डायजेपाम बिल्कुल आता है बेंजोडायजेपिन्स में। ज़ोलपेडम इज नॉन बेंजोडायजेपिन। ओके, फ्लॉक्सिटिन हमारा हमने पढ़ा SSRIs में आता है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर में। एटिनोलोल वाले तुम्हारे बीटा के ब्लोकर होते हैं। एटिनोलोल इज कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर में तुमने पढ़ा होगा, है ना। हमारा डायजेपाम इज बेंजोडायजेपिन्स। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट है। विच हिप्नोटिक ड्रग इज नोन फॉर इट्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है बस इसका, और कॉमनली यूज टू ट्रीट इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हो। कौन सा हिप्नोटिक ड्रग है, एज़ोपिक्लोन, एमिट्रिप्टाइलिन बच्चों हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं। वहाँ पर जब हम TCA पढ़ते हैं ना, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, वहाँ पर हमारा आता है, एक तो होता है NN5-HT रीअपटेक इनहिबिटर, एक होता है प्रीडोमिनेंटली एन रीअपटेक इनहिबिटर, है ना। तो एमिट्रिप्टाइलिन यहाँ पर आता है। ओके, TCAs में आएगा एंटी डिप्रेसेंट्स में। प्रोपेनोलोल इज बीटा ब्लोकर, है ना, तो ये भी नहीं होगा। मेटाफॉर्मिन बाइगोनाइड्स में जब आप ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग पढ़ते हो ना, वहाँ पर तुम्हारा बाइगोनाइड्स में मेटाफॉर्मिन आता है ना, जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने वाली ड्रग्स तुमने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर जो है इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए हमारा नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक हमें दिया हुआ है, एज़ोपिक्लोन। दिस इज नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक। ओके, आंसर इज ऑप्शन 1। एज़ोपिक्लोन जो है नॉन बेंजोडायजेपिन या जेड ड्रग होता है, सेडेटिव हिप्नोटिक होता है, साइक्लोपायरोलोन ग्रुप होता है इसमें, एस स्टीरियोआइसोमर एज़ोपिक्लोन का। ओके, कह विच एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज क्लासिफाइड एज SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। कौन सा एंटी डिप्रेसेंट होता है ना। मैंने तुम्हें बता रखा है इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, फ्लॉक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, परोक्सिटिन, है ना। इमीप्रामिन नहीं आएगा, ये आपके TCAs में आएगा। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में NN5-HT रीअपटेक इनहिबिटर में आता है इमीप्रामिन, है ना। सर्ट्रालिन आपके यहाँ पर आएगा ये SSRIs में। फिनाजिन नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर है। बसपिरोन, जीपिरोन, स्पापिरोन या एज स्पाइरोडिकेन डायोन एंटी एंजाइटी ड्रग्स में तुम पढ़ते हो। बचा क्या तुम्हारा आंसर, ऑप्शन 2 सर्ट्रालिन कम्स अंडर SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, जो कि आप एंटी डिप्रेसेंट्स के क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे होते हो। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है विच एडिनर्जिक ड्रग इज यूज्ड एज अ ब्रोंकोडायलेटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। भाई अस्थमा को ट्रीट करने के लिए एज अ ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करते हो, है ना। वैसे तो हम लोग बीटा-2 एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, है ना, जैसे कि साल्बिटामोल, एल्बिटिरोल जो बीटा-2 के एगोनिस्ट है, बट यहाँ पर तुम्हें ड्रग बीटा-2 एगोनिस्ट दिया नहीं हुआ। आप देखो फिनाइलएफ्रिन α1 एगोनिस्ट होता है भाई, नाजल डिकंजेसेंट के रूप में यूज़ करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। ब्रोंकोडायलेटर होने के लिए बीटा-2 पे काम करना चाहिए, एगोनिस्ट होना चाहिए। ओके, मीटोप्रोलोल भाई लोल वाले बीटा के ब्लोकर मत दे देना, अस्थमा में दोगे क्या, अस्थमा है बीटा ब्लोकर दोगे, बिल्कुल नहीं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं बीटा ब्लोकर अस्थमा के पेशेंट्स में, बिल्कुल काट ही दो। क्लोनिडीन जो है प्री साइनेप्टिक α2 एगोनिस्ट हैं, तो ये भी ब्रोंकोडायलेटर नहीं है। बचा क्या, एपिनेफ्रिन
भाई एपिनेफ्रिन ना अल्फा प्लस बीटा दोनों पे एगोनिस्ट होता है, तो बीटा 2 पे भी एगोनिस्ट है, ब्रोंकोडायलेटर भी होता है बच्चों ये, ठीक है। इसलिए तुम्हारा आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर, एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर ऑप्शन 1 हो गया। ओके, इतने क्वेश्चन है आज की वीडियो में बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।